तो आज हम पढ़ेंगे अ शॉर्ट पोएम द रेन। ये एक स्मॉल पोएम है एंड आई सेलेक्ट दिस पोएम बिकॉज वी फाउंड दिस इन फर्स्ट ईयर सिलेबस। दिस इज द फर्स्ट पोएम इन फर्स्ट ईयर सिलेबस बुक 3, क्लास फर्स्ट ईयर बुक 3, पोएम नंबर 1 द रेन। ये एक स्मॉल पोएम है, वेरी सिंपल एंड स्मॉल। देयर आर टू स्टैंजास here, written by W.H. Davis। स्कूल तो इन्होंने यंग लाइफ में छोड़ दिया था और इनकी लाइफ बहुत ही हार्डशिप, बहुत मुश्किलात और बहुत ही पॉवर्टी में इनकी जिंदगी गुजरी। बट ही वाज अ प्रोलिफिक पोएट। इनकी पोएट्री की एक बहुत बड़ी कलेक्शन है एंड वी फाइंड होप इन हिज पोएट्री। इनकी पोएट्री में हम एक उम्मीद देखते हैं। ये नेचुरल फिनोमिना और नेचर को बहुत करीब से देखते हैं, इन्हें एंजॉय करते हैं और अपनी पोएट्री में ज्यादातर बयान करते हैं। और इनका जो दूसरा बड़ा थीम इनकी पोएट्री में हमें मिलता है, डेट इज हार्डशिप्स ऑफ लाइफ एंड हार्डशिप्स ऑफ पुअर। Apparently, this is a simple and short poem, बट इट इज अ सिंबॉलिक पोएम। पोइट्री को पढ़ते हुए सबसे पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो है सिंबोलिज्म। अब सिंबोलिज्म को आप सिंबल से समझ सकते हैं। अब व्हाट इज सिंबल? पोइट द पोएट ऑलवेज वांट्स टू डिस्क्राइब a deeper meaning and he wants to convey a deeper message through simple words and sweet language। थ्रू स्वीट लैंग्वेज यूज करते हैं, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें उनके एपरेंट मीनिंग से डीप जाने की जरूरत है। We need to dive deeper in the meaning of these words. They describe the words and phenomena in a symbolic way। तो ये याद रखें कि poets जो अल्फाज या जो लाइंस लिखते हैं, जो फिनोमिना बयान करते हैं, they mean more than those words। What is the apparent meaning of the words and what is the meaning behind those words? What they want to describe through those words? The meaning and idea of a poet is deeper than the apparent meaning. He describes vast ideas through simple words and in a few words। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि पोएट एपेरेंटली जो अल्फाज बयान करता है, उसका आइडिया, उसका मीनिंग उससे बहुत ज्यादा वास्ट है। ये पोएम रेन, दिस इज अ सिंपल पोएम, ओनली टू स्टैंजास आर हियर। बारिश का फिनोमिना इसमें बयान किया गया है कि किस तरह से बारिश हो रही है एंड और एक ख्याल है, एक ऐसा आइडिया लिया जाता है, द पर्सन हु एक्सपीरियंस दिस फिनोमिना, हु डिस्क्राइब दिस फिनोमिना ऑफ रेन इज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड। तो आइए देखते हैं, वो कह रहे हैं कि आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। दीज वर द लाइन्स। पोएट्री की लाइंस में आप देखें, पोएट्री की लाइंस में सबसे पहले बात तो ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन सेंटेंस शुड कंप्लीट इन वन लाइन। पोएट्री की लाइन में एक सेंटेंस यानी कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो कि कंप्लीट होता है एक फुल स्टॉप के साथ, जरूरी नहीं होता कि वो एक लाइन में कंप्लीट हो जाए, वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है। हो सकता है कि वो नेक्स्ट लाइन के मिड में खत्म हो जाए, नेक्स्ट लाइन के मिड में भी एक सेंटेंस एंड हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है या कॉमा हो सकता है। सेकेंड थिंग इज दिस, दैट इन पोएट्री विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। कि सेंटेंस फुल स्टॉप है या नहीं है, नया सेंटेंस शुरू। पोएट्री में पोएट्री की हर लाइन यानी कि इसे हम वर्स कहते हैं, एक लाइन को, हर लाइन, ईच लाइन विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। के पोएट्री की हर लाइन को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा, वेदर इट इज अ न्यू सेंटेंस और नॉट, कि ये नया सेंटेंस हो या ना हो, फुल स्टॉप के बाद है या नहीं है, पोएट्री में हर लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। Two lines are called couplets and one line is called verse। I hear leaves drinking rain। अब यहाँ देखें, leaves को drinking rain कहा गया है कि I hear leaves। अब वो सुनता है। अब यहाँ पे उसने देखने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि hear का वर्ड यूज किया है कि मैं सुनता हूँ। किसको सुनता हूँ? leaves को। किस तरह से? drinking rain। Now leaves are drinking rain मीन के ड्रिंकिंग जो कि एक ह्यूमन क्वालिटी है, इट मीन ही एट्रीब्यूट्स ह्यूमन क्वालिटीज टू लीव्स। अब लीव्स को उसने ह्यूमन क्वालिटीज एट्रीब्यूट की हैं, जिसको हम पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं। सिर्फ रेन कहा है, वाटर का लफ्ज तो नहीं यूज किया, बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज रेन वाटर एंड लीव्स आर ड्रिंकिंग रेन वाटर एंड द पोएट इज हियरिंग लीव्स के उस बारिश के पानी को पीने की आवाज वो सुनता है। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ। टॉप, ऑन टॉप मीन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ट्री। यहाँ पे सिर्फ ऑन टॉप लिखा गया है, और रिच लीव्स, इट मीन रिच लीव्स आर ऑन टॉप। जो रिच लीव्स हैं वो टॉप पर हैं, या दूसरे अल्फाज में टॉप वाले लीव्स को उसने रिच लीव्स का नाम दिया है। दरख्त के पत्तों में तो कुछ रिच या पुअर नहीं हो सकते। ह्यूमन क्वालिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू द लीव्स।
रिच लीव्स वो हैं जो कि ट्री के अपर पार्ट पे हैं, ऑन द टॉप हैं। एंड व्हाई दे आर रिच लीव्स, या रिच लीव्स क्यों हैं? बिकॉज दे रिसीव्स दिस रेन एट फर्स्ट, क्योंकि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये जो बारिश है जिसे वो ड्रिंक कर रहे हैं, पी रहे हैं, दे रिसीव फर्स्ट, वो उनके पास पहले पहुंचती है। एंड दे विल बी एबल टू ड्रिंक द रेन वाटर प्रोफाउंडली, वो जो है एट हार्ट, वो जितना चाहे वो रेन ड्रॉप ले लेंगे, वो पहले रिसीव करेंगे, उनके पास वो प्रोफ्यूजन में होगा और अपनी एक्चुअल फॉर्म में होगा। और यहाँ ये आइडिया ये भी देते हैं, रिच पीपल, the rich in the society, the rich in the community, they are able to find the natural opportunities at first, जो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज अपनी एक्चुअल फॉर्म में, नॉट डिस्टोर्टेड, पहले किसी और के पास नहीं पहुंची, वो सबसे पहले रिच रिसीव करते हैं, रिच वो अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं। दे आर एबल टू ड्रिंक एट देयर हार्ट, दे आर एबल टू ड्रिंक इन प्रोफ्यूजन, वो और उसके बाद फिर क्या करेंगे, गिविंग द पुअर बीनीथ, के जब वो खुद सैराब हो जाएंगे, देन दे विल पास ऑन दीज रेन ड्रॉप्स टू द पुअर बीनीथ। अब लीव्स ऑफ द ट्री आर कॉल्ड पुअर, के लीव्स ऑफ द ट्रीज को उसने पुअर कहा, रिच कहा और ड्रिंकिंग कहा। ऑल दीज आर ह्यूमन क्वालिटीज। इनफैक्ट ही इज टॉकिंग अबाउट मोर देन दीज सिंपल वर्ड्स और दिस फिनोमेना। इस नेचुरल फिनोमेना के थ्रू ही इज प्रोवाइडिंग अ वास्ट आइडिया, अ डीप मैसेज। उन्हें पुअर इसलिए कहा गया क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी, वो रेन ड्रॉप्स, पुअर लीव्स प्रोफ्यूजन में इन रेन ड्रॉप्स को रिसीव नहीं करते, बल्कि इन्हें रिच लीव्स ड्रॉप बाय ड्रॉप पास ऑन करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। टिस, here T stands for dat. Tis mean that is. That is a sweet noise to hear. These are last lines of first stanza. यहाँ वो बात करता है that is a sweet noise to hear. Again poet talks about the sense of hearing. He does not talks about the sense of sight. ये sight या सीनरी की बात नहीं करता, बल्कि hearing की बात करता है कि वो सुनता है। स्वीट नॉइज, दीज आर टू अपोजिट वर्ड्स। वाई दे आर अपोजिट, ये किस तरह से अपोजिट वर्ड्स हैं? देखें, स्वीट म्यूजिक तो हम सुनते हैं, बट वी डू नॉट लिसन स्वीट नॉइज एनीवेयर। कहीं हम लिखा हुआ स्वीट नॉइज नहीं देखते। दिस इज़ अ पोएटिक डिक्शन, ये रूटीन से हटके है, तो इसलिए कि स्वीट मीन जो चीज़ अच्छी लगती है, भली मालूम होती है, एंड नॉइज़ उस आवाज़ को कहा जाता है जो कि बेहंगम है, जो अच्छी नहीं लगती, जो पेनफुल है, जो तकलीफ दे है। दो साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़, उन आवाज़ों को हम नॉइज़ कहते हैं। अब यहाँ पोइट बात करता है अगेन अपनी सेंस ऑफ हियरिंग की। वो साइट की बात नहीं करता, कहीं भी वो सीनरी की फॉर्म में इस फिनोमिना को नहीं देखता। अगेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सेंस ऑफ हियरिंग, कि वो इसे फिनोमिना को सुनते हुए महसूस करता है और उसे स्वीट नॉइज़ का नाम देता है। इट सीम्स दैट पोइट लाइक्स दिस फिनोमिना इज़ नॉट बैड, बट ही फील सम काइंड ऑफ पेन इन साइड हिम, के स्वीट नॉइज से हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ पेन महसूस करता है इस और वो ये भी कहता है कि ये सुनने में उसे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी तकलीफ से गुजरता है। तो नेक्स्ट लाइन में जैसे कि उसने कहा कि दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, अब अगेन द वर्ड ड्रिंकिंग इज यूज्ड एंड द वर्ड नियर इज यूज्ड। We can take the idea that poet is close to these leaves and he is listening the sounds of those leaves and raindrops falling onto them, that he is close to them, वो उनके करीब है क्योंकि वो उनकी आवाज़ सुनता है। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि perhaps poet is sitting under the tree and he is listening the sound, and I dare to say that perhaps he is not enjoying this phenomena but enjoy it. Okay, the next stanza of this poem. And when the sun comes out, after this rain shall stop. In the second stanza, the theme is changed, the scenery is changed, and इसमें रेन के स्टॉप होने की बात करता है, एंड he says that sun comes out, और कहता है कि when the sun comes out after this rain shall stop, he hopes and he believes that rain shall stop, कि बारिश रुक जाएगी। अब वो ऐसी विश कहीं नहीं करता कि जो बारिश होती रहे और वो उसे देखता रहे, इंजॉय करता रहे, बल्कि उसने सेकंड स्टैंजा में ये बात की कि आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, कि ये बारिश रुक जाएगी, एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और सूरज निकल आता है, एंड देन ही सेज अ वंडरस लाइट विल फिल, रोशनी, अ वंडरस लाइट, भरपूर, एक हैरान कुन, अ वंडरस लाइट विल फिल, फिल मीन उनको फिल कर देगी, भर देगी,
किस चीज़ को भर देगी? ईच डार्क राउंड ड्रॉप, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, ये उसने बारिश के कतरों को कहा, रेन ड्रॉप्स को, और उनको डार्क का नाम दिया। जैसे पिछली लाइन पे उसने स्वीट नॉइज कहा था, वो उन रेन ड्रॉप्स को डार्क राउंड ड्रॉप्स का नाम देता है। अब डार्क का वर्ड देखें, जैसे कि हमने स्टार्ट में सिंबोलिज्म की बात की, तो अगर हम सिंबोलिज्म के लिहाज से देखें तो डार्क सिंबोलाइज करता है एक होपलेस, समथिंग पेनफुल, समथिंग फियरफुल। It is symbolizes with the word dark, और dark symbolizes fearfulness, hopelessness, मायूसी, नाउमीदी। तो यहाँ वो रेन ड्रॉप्स को डार्क राउंड ड्रॉप्स का नाम देता है और ये उम्मीद करता है कि wondrous light will fill, there is a power greater than rain. He wants to say that without the sun, without this divine power, without this greater energy and light, rain drops are meaningless. वो कतरे, वो blessings भी उस वक्त तक meaningless हैं जब तक सनलाइट उन्हें रोशनी से नहीं भरती, उन्हें ब्राइट नहीं करती। दे नीड द ग्रेटर पावर ऑफ लाइट एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सन, कि यहाँ वो ये कहना चाहता है कि जब तक सूरज की रोशनी उन पे नहीं पड़ती, उन्हें ब्राइट नहीं करेगी, ये डार्क हैं और मीनिंगलेस हैं। दे नीड सम काइंड ऑफ डिवाइन एनर्जी एंड पावर। सन की सूरत में हमें एक डिवाइन एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। इन द लास्ट लाइन ही सेज आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, और फिर वो एक उम्मीद रखता है, वो कहता है कि आई होप, मुझे उम्मीद है, द सन शाइन्स ब्राइट, के सूरज ब्राइटली शाइन करेगा। इट मीन के व्हेन द सन शाइन्स ब्राइट द लाइट ऑफ सन रीच एवरीवेयर, कि सूरज की रोशनी हर जगह पहुंचती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इट विल रीच एवरीवेयर एंड इट विल फिल एवरीथिंग। ही वांट्स टू से that everything, every little thing, every worthless thing will able to get energy and benefit from the sunlight. जैसे उर्दू में एक मुहावरा है कि सूरज की रोशनी में रेत के जर्रे भी चमकने लगते हैं। सिम्बॉलिकली यही कहना चाहता है कि एवरीथिंग दैट इज़ क्वाइट वर्थलेस, एक वर्थलेस चीज़ भी सूरज की रोशनी में चमकने लगती है, बिकॉज सन फिल्स इट विद ब्राइटनेस, होप एंड एनर्जी, कि सूरज की रोशनी एनर्जी देती है, रोशनी देती है, उम्मीद है, रोशनी है, एनर्जी है, और ये एक ग्रेटर ब्लेसिंग है, एक ग्रेटर पावर है, एक डिवाइन पावर है। ही टॉक्स अबाउट दिस हेयर, इट विल बी अ लवली साइट, एंड नाउ we will notice in the last line that it will be a lovely sight. He uses the sense of sight in the last line. He does not use sense of sight. वो कहीं भी beautiful scenery या sight की बात नहीं करता। सूरज निकलने के बाद वो कहता है कि it will be a lovely sight. ये एक खूबसूरत नज़ारा होगा। It means when sun comes out and everything gets energy and light, it makes everything bright. एंड दिस सीन इज़ वर्थ ऑफ साइट, दिस इज़ अ लवली साइट। अब ये देखने के काबिल है, ये नज़ारा है कि जिसको देखा जाए। एट द एंड वी कैन से दैट पोएट इज़ होपफुल, ही कीप्स गुड होप्स एंड ही बिलीव्स एट द डिवाइन पावर। वाज द पोएम द रेन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the next poem.